हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात की जाए तो करवरिया बंधु के बिना अधूरी सी रह जाती है। इलाहाबाद हमेशा राजनीतिक अखाड़ा रहा। इलाहाबाद की मिट्टी ने प्रधानमंत्री के साथ कई बड़े राजनेता दिए, लेकिन इलाहाबाद पंडित नेहरू जी के बाद एक बार फिर चर्चाओं में रहा। साल 1996 में जब सपा नेता जवाहर यादव की हत्या में करवरिया बंधु का हाथ माना जाता है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में शोर है। और उनकी हत्या के बाद पंडित जवाहर के भाई ने करवरिया बंधु पर मुकदमा दर्ज कराया। इन सब के बीच एक तस्वीर इतर भी देखी जाती है। इलाहाबाद की 12 सीटों में से एक सीट 12 विधानसभा 2002 में उदयभान करवरिया पहली बार वहां से चुनाव लड़े और जनता के अपार समर्थन और प्यार से पहली बार विधानसभा में पहुंच गए। यही नहीं, साल 2002 के बाद 2007 में मायावती की लहर में पूरा यूपी बसपा में हो गया था। भाजपा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, किंतु उदयभान का जादू एक बार फिर चला और 12 विधानसभा से भाजपा का कमल खिलाने में सफल रहे। साल 2007 में इस तस्वीर को इसलिए बताना जरूरी है कि एक तरफ जहां उनके ऊपर इलाहाबाद में AK-47 से सपा नेता की हत्या का आरोप है, वहीं इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह अदालत और जांच प्रक्रिया तय करेगी। लेकिन जो वर्तमान वक्त की परिस्थितियां देखी जाए तो उदयभान रॉबिन हुड की तरह एक लोकप्रिय राजनेता है और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। साल 2014 आते आते उन्हें जेल जाना पड़ा था। उनकी जनता कहती है कि उदयभान राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए। अब उनकी जगह पर उन्हें बेवजह फंसाया गया है। उदयभान के बाद भाजपा ने मेजा विधानसभा से उनकी पत्नी नीलम करवरिया को अपना उम्मीदवार बनाया। वर्तमान में वो मेजा से विधायक है। आज करते हैं खास बातचीत उनकी पत्नी के साथ। कैसा रहा राजनीतिक सफर और इस पूरी घटना के बारे में कितनी सच्चाई है और आगे की राजनीतिक और मेजा से भाजपा विधायक नीलम करवरिया से। योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? क्या जनता खुश है? पूरी तरह से जनता संतुष्ट है भैया। मैं तो फील्ड पर जा रही हूँ, मुझे कहीं नहीं लगता है कि नीचे तबके का आदमी भी कहता है, सब कहते हैं कि हमको सारी सुविधा मुहैया हो रही है। ये जातिवाद की आरोप कैसे लगने लगे? देखिए, जाति आरोप तो हमें, आप जैसे जो संतुष्ट नहीं होगा वो लगाएगा ही। प्रियंका जी को आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौती मानती हैं? बिल्कुल नहीं मुझे तो नहीं लगता है कि वो सिर्फ चुनाव के समय दिखाई पड़ते हैं। वो विकास, देखिए आप विकास के मुद्दे पे जाएंगे, विकास तो बहुत हुआ है। राम मंदिर बन रहा है। आप बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का है। अभी तक लोग पूछते थे मंदिर कब बनाएंगे, डेट कब बताएंगे, क्या क्या चलता था। अब डेट भी आ गई, मंदिर भी बन रहा है। नमस्कार, मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम लगातार प्रयागराज में ग्राउंड जीरो की कवरेज कर रहे हैं, लगातार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा इसी फहरिस्त में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। दरअसल इनका तारुफ करवा दें। आपका नाम नीलम करवरिया है और ये इलाहाबाद की एक मेजा विधानसभा सीट है, वहाँ से विधायक हैं। लिहाजा हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले मैम, आपका द फैक्ट इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया आपका। मैम, सबसे पहला और प्रमुख सवाल ये आता है कि चूंकि आप सिटिंग MLA हैं, तो तकरीबन अब चुनावी मोड में पार्टी भी आ गई है, चुनावी मोड में आप भी आ गई हैं। तो 5 साल में जो आपने जनता के लिए जो भी आपने काम किए, तो कौन से प्रमुख काम थे, पहले वो बताइए, फिर बताइए अपने काम से आप खुद संतुष्ट हैं या नहीं है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने जब पहली बार मैं विधानसभा में गई थी तो मैंने लोगों से जो भी वादे किए थे वो मेरे ख्याल से 100% क्या, मैं 99% कह सकती हूँ। एक मेरा पुल का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो मैंने गंगा पुल, नदी पे पुल बनाने के लिए कहा था। सिर्फ वही एक काम ऐसा रह गया जो अभी नहीं हो पाया, बल्कि अलाइनमेंट रेडी है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं बन पाया। बाकी सारी योजनाएँ मेरी जो भी थी, बिजली, पानी, सड़क, पूरी तरह से सबसे मैं संतुष्ट हूँ। और काम भी हुआ है विधानसभा में। जैसे कि मेरी विधानसभा में एक परानीपुर एक जगह थी, वहाँ पे मुझे तो लगता है 70 साल से कोई सड़क नहीं बनी थी। उस सड़क का निर्माण मैंने करवाया। एक वहाँ पे नरवर चौकटा घाट है, वहाँ पे मतलब बताते लोग बहुत ज़माने से वहाँ पे डेड बॉडीज़ जाती थी, वो भी सड़क कभी नहीं बनी, वो मैंने बनवाई। एक जनवार है हमारे यहाँ गाँव, वहाँ पे एक पुल था, जब बाढ़ आती थी तो दोनों गाँव एक तरह से समाहित हो जाते थे।
उसमें मैंने पुल बनवाने का भी काम किया। तो इस टाइप के काफ़ी बड़े काम हुए हैं। मैडम बड़ा सवाल, अब चूंकि मैं सरकार पे आऊंगा, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले कि योगी सरकार के राज में लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मुद्दा और मेंटेन है कि नहीं है? थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी है, लेकिन मेरी विधानसभा में मुझे नहीं परेशानी हुई है। मैंने अपने ढंग से थोड़ा सा लोगों को रखा है, मेंटेन करके रखा हुआ है। मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी कि और लोग बताते हैं, मैं सुनती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। देखिए, कोई भी चीज़ को सुधारने में थोड़ा समय लगता है। और यदि ओवरऑल पूरे प्रदेश की बात करें तब अब थोड़ा सा तो लोग परेशान हैं, क्योंकि मैं कहूँगी जो पिछली सरकार थी उसमें सारे जो लोग भी थे, अधिकारी थे, वही सब थे। तो थोड़ी सी आदतें थोड़ी ख़राब हो गई थी। थोड़ा सुधारने में समय लगेगा, आगे आने पे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि मैडम योगी सरकार पर नारी सुरक्षा को लेके भी सब सवाल खड़े होते रहे। अभी हाल ही में प्रयागराज में कुछ दबंगों ने, है ना, कुछ बेटियों का अब चूंकि आदमी कह भी नहीं सकता है, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हो, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर योगी सरकार सवालों के घेरे में भी रही। तो इसको लेकर आप क्या अब कहें? देखिए, विपक्षी हैं, वो कुछ ना कुछ तो मुद्दा उठाएंगे। बाकी सरकार ने नारी की सुरक्षा के लिए जो भी अपने नंबर चलाए हैं, अलग अलग कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस बूथ भी बनाया है। सब चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा सा है, मुझे तो लगता है विपक्ष ज़्यादा उछालता है सब चीज़ों को। अच्छा मैडम, चूंकि आप ब्राह्मण विधायक हैं, लिहाजा योगी सरकार पर ये सवाल खड़े होते रहे कि वो ब्राह्मणों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। क्या आपको लगता है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं बुरी तरह से, मतलब मैं इसका खंडन करूँगी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैडम ये सवाल खड़े होते रहे, चूंकि हम ग्राउंड जीरो की कवरेज करते आ रहे हैं, अमेठी गए, रायबरेली गए, गोरखपुर भी गया, तो कई लोगों ने हमसे ये बात मैं कही। ब्राह्मण हूँ, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो ऐसा कहीं समझ में नहीं आया। तो फिर मैडम ये जातिवाद की आरोप कैसे लगने लगे? देखिए, जाति आरोप तो हम ही, आप जैसे जो संतुष्ट नहीं होगा वो लगाएगा ही। बाकी मैं संतुष्ट हूँ, मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ है। क्योंकि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे अखिलेश सरकार थी, मायावती सरकार थी, तो उन पे आरोप लगते थे जातिवाद के, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी में भी अब ऐसी स्थिति नहीं, उनका तो दिखाई पड़ता था, है? उनका तो दिखाई पड़ता था, रोड पे, सड़क पे दिखाई पड़ता था कि वो उनके साथ में जो भी उनके जाति समीकरण साफ साफ दिखाई पड़ते थे। मतलब योगी सरकार का दिखाई नहीं पड़ा? नहीं, हमें तो नहीं लग दिखाई, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा मैडम, सबसे बड़ी बात ये, आप जनता के बीच में जा रही हैं, तो जाहिर तौर पर तमाम वादे होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, आपका भी एक विज़न होगा अपने क्षेत्र को लेके। तो आपका विज़न क्या है कि जो अब आगामी 5 साल होंगे, उनमें यदि आप फिर से आपको जनता चुनती है, तो आप क्या करेंगे उनके लिए? हाँ, जनता मुझे चुनेगी तो जो मेरे छूटे हुए काम हैं, जैसे कि थोड़ी समस्या हमारे, चूँकि इंटीरियर है, यमुना पार, एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र आता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी की समस्या थोड़ी सी है। यहाँ पे लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, जो चीज़ हम लोग कोविड काल में नहीं कर पाए हैं। मेरी प्रायोरिटी में था कि मैं इसको भी कर पाऊँगी, लेकिन जब कोविड आ गया तो कहीं ना कहीं हम लोग का विकास थोड़ा सा रुक गया है। इसको मैं प्रायोरिटी पे, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं लड़कियों के, और जो भी समस्याएँ मुझे दिखेंगी वो मैं करूँगी। मैडम आपको क्या लगता है कि यदि योगी सरकार की, पूरे योगी सरकार के पर कार्यकाल की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? क्या जनता खुश है? पूरी तरह से जनता संतुष्ट है भैया। मैं तो फील्ड पर जा रही हूँ, मुझे कहीं नहीं लगता है कि नीचे तबके का आदमी भी कहता है, सब कहते हैं कि हमको सारी सुविधा मुहैया हो रही, आवास मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, सब कुछ है, धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा खटपट है, आपसी अनबन है, तो क्या, चूंकि आप पार्टी से हैं, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब देखिए, ये तो हाई लेवल की बात है, मुझे इसका आइडिया नहीं। अच्छा, प्रियंका जी को आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौती मानती हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे तो नहीं लगता है कि वो सिर्फ चुनाव के समय दिखाई पड़ते हैं वो लोग, हाँ। तो मैं नहीं मानती, मुझे तो नहीं लगता है कुछ भी। तो क्या आपको भी ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई चेहरा ही नहीं है? मुझे बिल्कुल इस समय तो कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? पूरी तरह से 100%। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो सड़कों को लेकर सियासत चल रही, जो भी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया गया, तो उसको लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि ये योजना तो हमारी थी, योगी आदित्यनाथ जी जाके फीता काट के आ गए। अब देखिए, योजना किसकी थी क्या नहीं थी, कुछ भी काम ऐसे होते हैं जो पिछली सरकार में भी होते थे, और वो पूर्ण तो हमारी सरकार में हुई ना। अच्छा, नहीं पूरे आपके, वही तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं तो फीता नहीं काट रहे हैं, काम भी दिखाई पड़ रहा है। आप मुझे बताइए, कहाँ आपको काम नहीं दिखाई पड़ रहा है? उन्होंने क्यों नहीं पूरा करा लिया अपने कार्यकाल में कोई चीज़? पता नहीं योजना थी भी कि नहीं थी, मुझे क्या मालूम, मैं तो उस समय थी नहीं, लेकिन मुझे नहीं ऐसा नहीं लगता। जो हमारी सड़कें हैं, माननीय गडकरी जी हैं,
इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो सारी सड़कें सब कुछ तो। अच्छा मैडम, जनता की संतुष्टि में आपको लगता है कि महंगाई एक बड़ा बाधक है? कहीं ना कहीं जनता को थोड़ा झटका लगा महंगाई? हाँ, महंगाई से झटका जरूर लगा लोगों को, लेकिन हमारी जनता संतुष्ट है। भाई पहले महंगाई जब बढ़ती थी तो लोग उससे जब जेब भरते थे और सरकारें, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी है लेकिन वो सड़क पे दिखाई पड़ रही। आप इतनी अच्छी सड़कें आपने कभी नहीं देखी हूँ जितनी अच्छी सड़कें इस समय। जो सड़कों का मुद्दा मैं कहती हूँ कि लोग पहले, हम लोग यहाँ से, जब मैं अपने कार्यकाल को बता रही हूँ कि मैं जब जाती थी मेजा विधानसभा तो मुझे 1.5 घंटे लगते थे, आज मैं 35 मिनट में आ जाती हूँ वहाँ से। तो कहीं ना कहीं सुधार भी तो है। तो भाई जो टैक्सेस हैं उसको हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जनता के बीच में तो है। मैडम, शिक्षा, चिकित्सा एक मतलब किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए ये एक आधारभूत सुविधा होती है। तो आपको क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपकी जनता है वो इस सुविधा का लाभ ले पा रही है? कहीं ना कहीं चिकित्सा में हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। वो चीज़ जो आप कह सकते हैं, या तो प्रयागराज बगल में है, वहाँ हॉस्पिटल हैं, मेरे यहाँ 3 CSC हैं और इस समय सुविधाएं पहले से बेहतर हैं, लेकिन पूरी तरह से भी नहीं है। हम लोग उस पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, कंसंट्रेटर वगैरह सब लोग लगवा रहे हैं और पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह से अभी पूर्ण नहीं है। मैडम, कोरोना काल को लेकर जिक्र किया जाता रहा, विपक्षी अक्सर ये कहते रहे कि सरकार का मैनेजमेंट पूरा फेल रहा, गंगा में लाशें दिखती रहीं चारों तरफ। तो आपको क्या लगता है कि कोविड मैनेजमेंट में योगी सरकार कितना कारगर काम कर पाई? अब भैया कुछ ना कुछ तो लोग दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें तो दिखाते नहीं हैं, खराब चीज़ दिखाएंगे। ये आप मानते ही होंगे मेरी बात को। भाई अच्छाइयाँ तो दिखाइए। फिर कहीं ना कहीं देखिए, जब इतना ज़्यादा हो रहा था कोरोना में, मैं मानती हूँ सेकेंड फेज बहुत खतरनाक था अपने लिए। अब कहीं एक लाश दिख गई तो उसको मुद्दा बना दिया लोगों ने। तो विपक्ष का काम है मुद्दा बनाना। बाकी कोरोना काल में भी जो योगी सरकार ने काम किया वो किसी भी सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि कभी किया होगा इस टाइप की जो भी समस्याएं आई होंगी आगे। 2022 का जो एक ये है कि चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है, आपको क्या लगता है कि किस आधार पर पूरी सरकार आम जनता के बीच में जाएगी? किस मुद्दे? विकास, देखिए आप विकास के मुद्दे पे जाएंगे। विकास तो बहुत हुआ है, राम मंदिर बन रहा है। आप बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का है। अभी तक लोग पूछते थे मंदिर कब बनाएंगे, डेट कब बताएंगे, क्या क्या चलता था। अब डेट भी आ गई, मंदिर भी बन रहा है। तो एक तो यही मुद्दा बहुत बड़ा है और विकास सबसे बिग है, तो विकास के मुद्दे को लेके हम लोग जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की छवि को टक्कर दे पाएंगे? योगी जी की छवि को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। तो क्या मतलब कि पीएम लेवल के पीएम मटेरियल है क्या आपको? नहीं, पीएम मटेरियल नहीं है, लेकिन जो वो करते हैं क्षेत्र के लिए, इतनी मेहनत वो योगी जी करते हैं। मैं तो देखती हूँ जो आदमी योगी है एक तरह से, वो 4 घंटे सोना, क्षेत्र में काम करना, दौड़ना, भागना, इससे तो कौन करता है मुझे बताइए। और आगे तो फिर देखा जाएगा। मैडम, चूंकि महिलाओं की बातें आप अच्छे से समझ सकती हैं, एक महिला कहते हैं महिला का दर्द अच्छे से समझ सकती हैं। आपके यहाँ पे भी महिला वोटर जाहिर तौर पर होंगी, तो उन महिला वोटर्स के लिए आप क्या करना चाहेंगी? महिलाओं के लिए मैं तो ये कहूँगी कि महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। पहले तो नहीं ले रही थी, क्योंकि हम लोग देखते थे ग्रामीण अंचलों में महिलाएं नहीं निकलती थीं। अब तो हमारे यहाँ की प्रधान भी महिलाएं हैं, BDC भी महिलाएं हो रही हैं, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं के लिए जो भी होगा, मैं तो कहा ना कि मैं अगली बार जब जाऊंगी तो कुछ ना कुछ नया करूंगी, जो कि अभी मेरे दिमाग में है, वो आगे आने समय दिखाई पड़ेगा। मतलब रोड मैप, आगामी रोड मैप आपने तैयार कर बिल्कुल। लिया है। तो ये थी मेजा विधायक नीलम करवरिया जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के जो बकाया बचे काम है अब तो उनको पूरा करेंगी, और दूसरा इनका कहना है कि ये विकास के मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगी। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, प्रयागराज।